आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिस सनवर। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक ऐसा नेता जिसने यादव होते हुए भी कभी समाजवादी ज्वाइन नहीं की, एक ऐसा नेता जिसने ज़मीनी सतह से उठकर बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाई है, एक ऐसा नेता जिसने अपना पहला ही चुनाव मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ा। वो मुलायम सिंह यादव जिनको धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को करीब करीब हरा दिया था। पूर्व मंत्री अशोक यादव अब राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के साथ नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर चुके हैं। जमीनी राजनीति, संगठन पर मजबूत पकड़ और पिछड़े वर्गों में खास पहचान रखने वाले अशोक यादव के आरएलडी में आने से प्रदेश की सियासत में नई हलचल तेज हो गई है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं पूर्व मंत्री अशोक यादव जी। आपका इस्तकबाल है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आप एक ऐसे धुरंधर रहे हैं हमेशा से राजनीति के, जिन्होंने एक बड़े परिवार में होने के बावजूद अपनी राजनीतिक जड़ों को खुद से बनाया, जबकि आप चाहते तो कई और काम आप कर सकते थे। आपका पारिवारिक माहौल उस तरह का रहा कि आप हमेशा से जो है आपने तालीम को बहुत ज़्यादा जोर दिया, आपके परिवार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, लेकिन आपने राजनीति में अपने लिए अवसर तलाशे और राजनीति के एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी के तौर पर आए जिनको खुद पूर्व प्रधानमंत्री ने आकर ज्वाइन कराया। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, 4 लाख का मजमा होता है और आपको वो पार्टी में ज्वाइन कराते हैं। क्या खासियत उन्होंने अशोक यादव में देखी होगी कि वो पार्टी को में ज्वाइन कराने के लिए खुद वहां पर पहुंचे? मैं थोड़ा सा शेर शनास रहा हूँ शुरू से जी। तो मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है सबसे पहले झुककर सलाम करता हूँ। मुझे खुदा ने मोहब्बत का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में आप सबके नाम करता हूँ। वाह। और दूसरी बात यह है कि सुकून दिल के लिए क्या मैं एहतमाम करूँ, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। क्या बात है, इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। बिल्कुल ये शेर, दोनों शेर इतने ज़बरदस्त कि इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। अशोक जी, आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है और चर्चा मुसलमानों को लेकर है, और वो चर्चा देश की नई राजनीतिक जो सरजमीन बन रही है और राजनीति में जो एक नए नए समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर है। मुसलमानों की हिस्ट्री को आज मिटाने की कोशिश की जा रही है। देश में अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की डिबेट्स बार बार हो रही हैं। आप हमेशा से एक ऐसे नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे जिसने मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। आज जो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन है, जो मुसलमानों की एक लड़ाई रही है, जो मुसलमानों ने अपनी हिस्ट्री बनाई है, क्या वाकई उसको मिटाना इतना आसान है? नहीं, कतई आसान नहीं है। और मैं कहता हूँ ये गंगा जमनी तहजीब जो है ना जी, इस मुल्क में रही है, उसमें तारीख भरी पड़ी है। और मैं बहुत साफ गोई से एक बात कहता हूँ, 500 साल पहले चलिए पीछे जी। बाबर की चली बात छोड़ दी, लेकिन अकबर से शुरू कर दिया। अकबर तो यहाँ पैदा हुए जी। अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान की जीडीपी थी 24%, बिल्कुल, जो आज 4-5% है। लाल किला किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? कुतुब मीनार किसने बनवाई? ये ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी मार्ग किसने, जो बिल्कुल जादू था कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। ये तो मैं हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूँ। अभी मौसीकी पे आ जाऊंगा तो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजती थी, तब विश्वनाथ के मंदिर के घंटे बजते थे। बिल्कुल। एक वो भी आलम था। वो आप कहीं नहीं, मौसीकी में कहाँ है जाकर उस्ताद का तबला, कहाँ है इसका मुकाबला? बेगम अख्तर का कहाँ है? कोई दूसरा सानी दिखा दो मुझे। एक नहीं, मैं नाम लेता जाऊंगा तो पूरी तारीख भर जाएगी, के बगैर बात नहीं हो सकती। आप उनके कंट्रीब्यूशन को ये मुल्क कभी नहीं भूल सकता और कभी तारीख नहीं भूल सकती। और ये हमको सबको याद रखना चाहिए। सैकड़ों नाम है हम लोग जो ले सकते हैं, सैकड़ों नाम है। मैं तो छोटी सी फहरिस्त बता रहा हूँ। आज एक हाईवे बनता है तो दुनिया में तमाशा हल्ला कितना होता है, और बड़ी बड़ी तस्वीरें। शेरशाह सूरी ने 5 साल हुकूमत करी इस मुल्क में सिर्फ, उसने का इतना बड़ा हाईवे शेरशाह सूरी मार्ग है ना जी, तारीख में लिखा हुआ। कहाँ ले जाओगे यार? कुतुब मीनार को कहाँ रख दोगे?
बिल्कुल। एक नहीं 50 इमारतें, वो तो यहीं पैदा हुई, यहीं तो है ना। सारी फतेहपुर सीकरी यहाँ है, आगरा के सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वहाँ है ना। किसने बनवाई? सब मुगलों ने बनवाई। उन्हें आप कैसे डिनाई कर सकते हो? बिल्कुल, कैसे डिनाई कर सकते हो? और सिल्क रूट को उन्होंने जॉइंट किया, इससे कैसे डिनाई कर सकते हो? तो ऐसा नहीं कि उनकी तारीख जो है, आप बिना उसके पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होती। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आप पहला चुनाव लड़ते हैं। हमेशा आपके बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़े एक यादवों के मामलों को लेकर रहते हैं, मुसलमानों को लेकर रहते हैं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़े सख्त बयान आपके देखने को मिलते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है? आपने कहा था कि सम्मान की कमी है, क्या यही वजह है कि आरएलडी में शामिल होने की आपकी वो बनी? मुसलमानों को आज एक ऐसा लगा कि यूपी में भी हाशिए पे हो रहे हैं। आपने बंगाल चुनाव देखा, आपने और दूसरे चुनाव देखे, 5 राज्यों के चुनाव हुए, मुसलमान जिन जिन लोगों के साथ गया वहाँ उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। तो कब तक आपको लगता है कि मुसलमानों को ये विपक्ष की राजनीति को अपनाना चाहिए, या नए जो है ऐसे मौके तलाशने चाहिए जहाँ पर वो सरकार में शामिल होने की कम से कम एक कोशिश कर सकें? देखिए है क्या, एक्चुअली मेरी हिस्ट्री में थोड़ा सा उनका नाम इसलिए आता है जी कि मैं भी शिकोहाबाद का रहने वाला। बिल्कुल। मुलायम सिंह जी भी शिकोहाबाद के रहने वाले। हमारे कॉलेज में पढ़ते थे, तालीम उन्होंने ली, और बहुत 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 आम फैमिली से थे। मेरे यहाँ पढ़ते थे तो जो लोग फीस नहीं देते उसमें उस लिस्ट में उनका नाम था। मेरे घर वालों से पता नहीं क्या अदावत हुई, मुलायम सिंह लड़ रहे थे 2 जगह से, निधौली से और जसवंत नगर से जी। तीसरी जगह शिकोहाबाद लड़ने आए। आप तारीख उठा के देख लो, एक चीफ मिनिस्टर 3 जगह से आपको कहीं लड़ता नहीं दिखाई देगा, कभी भी नहीं। बड़े नेताओं में हाँ वो कभी शुमार नहीं रहा। जी, मेरी वजह से आए। घर वालों से कुछ अदावत हो गई, बहुत मामूली सी बात थी, उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। जी। आए साहब, मेरा तो पहला चुनाव था, मस्जिद गिर चुकी थी, हाहाकार था। मुलायम सिंह का ये रुतबा हो गया था कि अल्लाह मियाँ से थोड़े से नीचे रह गए थे और श्री कृष्ण भगवान से 2-3 इंच रह गए थे यादवों में। तो यादव मुसलमान जब एक जगह वोट करता है तो हाहाकार मच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां तादाद इतनी है, दोनों की तादाद इतनी काफी थी कि सरकार बन जाए, बाकी छोटे मोटे चीजें ऐड होनी थी। और फिर मैं आपको, उन्होंने और किसी को दिया कुछ नहीं सियासत में। असल में लड़ाई ये भी थी, पहला चुनाव हुआ तो उन्हें अंदाजा नहीं था, मुझे 40,000 वोट मिला, वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए, मैं आपको बता रहा हूँ जी। और फिर वो एमएलए थे, मुझे अटल जी ने ज्वाइन कराया उसके बाद बीजेपी। तो अटल जी ने कहा कि अशोक यार 25,000 लोग इकट्ठे कर लेगा, हम ज्वाइन कर ले। मेरी माँ ने कहा था कुछ है नहीं आपकी पार्टी में हमारे यहाँ, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया। हाँ। तो रैली, खैर इतिहास में तारीख है, शायद 3-4 लाख की रैली हुई। उसके बाद मुलायम सिंह को रैली करनी पड़ी, उसके बाद मायावती को रैली करनी पड़ी। वो शिकोहाबाद मक्का मदीना बन गया रैलियों का। तो आप सोचो, मैं मिनिस्टर और उससे मेरी कद तो बहुत बढ़ गया था। मैं बहुत से मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लाइन में लग गया था, उन्होंने मुझे नेता बनाया। भाई मेरे कंपटीशन में आप क्यों कर रहे हो रैली? सही है, मुझे मुकाबला कर रहे हो क्यों? कांग्रेस रैली कर रही है, क्यों बीएसपी रैली कर रही है? हर पार्टी ने करी, तो उन्होंने मुझे एमएलए होने से पहले बड़ा नेता बना दिया। ये वजह थी। 4 लाख मैं कहता हूँ, और 10-20-50 हजार कम होगा नहीं। आज भी इतनी बड़ी रैली नहीं देखने को मिलती, किसी प्रधानमंत्री की रैली में भी 4 लाख लोग नहीं पहुंचते हैं, तो फिलहाल के तौर पर। फिर एक बारीक चीज बताता हूँ। हाँ। जैसे शिया सुन्नी होते हैं ना जी, वैसे हमारे यहाँ यादवों में घोसी कमरिया होते हैं। अच्छा। हम लोग घोसी हैं। हाँ। हमारी तादाद 85% है यादवों में। हाँ। मुलायम सिंह कमरिया है, उनकी तारीख 15% है। और अभी एक ताजा बयान अखिलेश का आया है जी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। बिल्कुल। मुझे आप में एक ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये है बिल्कुल सूरत हाल उनके घर का। ये 20 हैं, पता नहीं 21 लोग हैं। इसमें कहाँ कोई दूसरी बिरादरी, तो कोई कास्ट, कोई पीडीए का लक्षण, कोई दलित, कोई पिछड़ा इसमें दिख रहा है? यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो ज्यादातर बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ज्यादातर उनके घर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या उनके रिश्तेदारों में हैं? छोटे नेता भी। वो तो आप बताओ ना, सियासी ईंट से रिश्तों की दीवारें बनाता था, मोहब्बत की कसम खाता था, तलवारें बनाता था। वाह। तो उनका मिजाज उनका था नहीं साहब। उन्होंने
जो ये आप लिस्ट कोई देखेगा, नई होगी शायद टीवी के लिए, वो हैरत करेगा। अगर अखिलेश यादव मुसलमानों की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बना देंगे उनकी सरकार बनती है, तो क्या मुसलमानों को इस बात पर यकीन करना चाहिए? मुझे आप ये बताओ जी, पार्टी को बने मेरे ख्याल 32 या 34 साल हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बयान तो कभी आया नहीं। ये मायूसी का बयान है, ये हार के सिग्नल्स का बयान है। ये बयान तब देता है आदमी जब उसे अपनी हार दिखती है। आज से पहले क्यों नहीं दिया एक बयान? 34 साल हो गए। अच्छा, मुलायम सिंह ने जो परिंदा उड़ाया था जी कि कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, अमा हो गए उसको 20-25 साल। उसके बाद किया कुछ नहीं। आप मुझे आजम खां का बताइए। जी, आजम खां ने पार्टी एक वोट से एक बार कहीं जितवाया था। आजम खां की मदद नहीं कर पाए ये लोग। अच्छा, बाकी लोगों की तो करते रहे। मुलायम सिंह पॉलिटिक्स में ऐसे शख्स थे जिनकी रिजीम में माफियाओं ने उनकी पार्टी में एंटर करना शुरू करा। बूथ डंपिंग, इलेक्शन डंपिंग, उनकी पार्टी में जितने गुंडे माफिया थे उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े सब थे उनकी पार्टी में। बड़े तो कहाँ के सोशलिस्ट थे वो, मुझे बताइए। आजम खान को लेकर एक आरोप ये लगते हैं कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो आजम खान बाहर आ सकते हैं। मुकदमों की संख्या इतनी ज्यादा है कि शायद आजम खान को भी नहीं लगता होगा कि शायद वो रोज घट रही है। सीरियस केस नहीं रहा है। हाँ भाई, आप कपिल सिब्बल को राज्यसभा में काहे को लाए थे अखिलेश जी? जी, वो बड़ा वकील है हिंदुस्तान का। हाँ, यही था कि आजम खान की वो मदद कर देंगे केस और भी लोगों की कोई लिटिगेशन होते हैं, लॉयर्स काहे के लिए आते हैं राज्यसभा में? ये अरुण जेटली थे, सिंघवी हैं, ये काहे के लिए हैं? व्हाट फॉर? इसीलिए है कि आप सारे लीगल मैटर्स देखोगे जब कोई, और उनका कद, उनका रुतबा, कपिल सिब्बल अभी तो बार के भी अध्यक्ष हैं, वैसे भी बहुत बड़ा वकील है हिंदुस्तान का जी है। हाँ। अब ये और बाकी वकील जो रखते हैं, अरुण जेटली बड़ा वकील था तो बीजेपी रखती थी ना हर वक्त। वो कौन सा इलेक्शन लड़ते थे? अभी सिंघवी कौन सा इलेक्शन लड़ते हैं? हाँ। वो वकील तो रखे ही इसलिए जाते हैं, वो सब राज्यसभा में आते हैं, कहाँ लड़ते हैं वो लोग इलेक्शन? तो क्या आपको वाकई लगता है कि अखिलेश यादव आज भी चाहें तो आजम खान बाहर आ सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। हाँ। लेकिन जिस वक्त जो सूरत थी, अच्छा, उन्होंने कितनी बार वो उनको मिलने गए, कितनी बार ये उन्होंने ये दिखाया कि हाँ नहीं मैं आपकी तरफ हूँ। शिवपाल जरूर गए? नहीं, ये शिकायत तो रही है, ये शिकायत उनके परिवार ने भी की है और बड़े खुले मंच पर की है। और अखिलेश यादव जब अभी आजम खान बाहर आए थे, उनके घर पर मुलाकात करने के लिए गए, तब भी आजम खान ने नाराजगी का इजहार किया था। वो किसी के साथ जाना चाहते थे, वो आजम खान नहीं चाहते थे। हाँ। तो मैं बता रहा हूँ, आप वो उस आदमी ने कहीं कोई, वो ठीक है वो तीखा बोलते थे, लेकिन रहे तो आपके साथ हमेशा। तीखा आपके लिए बोल रहे थे, कोई अपनी जाति। और जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, हाँ। मौलाना जौहर तो हिंदुस्तान की तारीख का बड़ा नाम है, बिल्कुल बड़ा नाम है, बड़े बड़े रियासतदानों से उनका बड़ा नाम है। हाँ। वो तारीख में दर्ज है वो आदमी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। मुझे भी अभी मेरे दोस्त ने बनाया, मुझे इतनी मालूमात नहीं थी। तो वो एक बड़ी हिस्ट्री पर भी आपने खड़े हुए। और मुसलमान जब आपको आंख बंद करके वोट दे रहा था तो अपनी लीडरान को, बर्क साहब, अब संभल कहाँ गए हो? संभल तो बिल्कुल मिट गया है, सब कुछ बचा नहीं, कहाँ गए? बर्क साहब की जब डेथ हुई तब गए हैं। तो मुसलमानों से आपकी दिलचस्पियां क्या हैं? तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान अब राजनीति से भी और वैसे भी हाशिए पर कर दिया गया है पूरी तरह से? मुझको लगता है, देखिए, चौधरी चरण सिंह के जमाने में जी सारा मुसलमान उनके साथ था, सारा यादव उनके साथ था, सारी किसान जातियां उनके साथ थी। चौधरी चरण सिंह का मुझे वाकया याद आ गया जी। हमारा इलाका यादवों और मुसलमानों के भरा पड़ा है बनारस तक जी। हमारी जो पैदाइशी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां हम पैदा हुए हैं, शिकोबाद में जी। शिकोबाद में एक कैंडिडेट खड़ा कर दिए, डॉक्टर माथुर जी, वीएस माथुर उनका नाम था। चौधरी साहब मंच पर पहुंचे नसीरपुर की में, वहां करते थे वो मीटिंग, यादवों का बहुत बड़ा इलाका था। उन्होंने कहा भाई कौन कैंडिडेट है? उन्होंने कहा साहब ये डॉक्टर माथुर है। बोले तो ये तो यादवों का इलाका है, यहाँ डॉक्टर माथुर का क्या काम है? भाई बताओ तुम्हारे कितने वोट है? बोले 123। बोले पैसे कितने? साहब पैसे नहीं है। तो क्यों दिया? बोले साहब ये बहुत हमदर्द आदमी है, पार्टी में है, इलाज करते हैं लोगों का फ्री। उन्होंने कहा ठीक है। जिला अध्यक्ष सही कह रहा है, जिला अध्यक्ष की वो बहुत इज्जत करते थे। जिला अध्यक्ष ने जो कह दिया वो अपनी मर्जी नहीं चलाते थे कभी। उन्होंने खड़े होकर कहा भाई इस डॉक्टर को पैसे दो, इसके पास पैसे नहीं।
और इसे जिताओ। 7 यादव खड़े थे डिफरेंट पार्टी से, यादव के अलावा वहां कोई होता नहीं है। हाँ। सब यादव हार गए, जमानत जब्त हुई, डॉक्टर माथुर एमएलए हुआ। ये था चौधरी चरण सिंह। आप सोचो, वो उसका जलवा था। वो फिजा फिर बन रही है। हाँ। वो जैन जी के पीछे ये लग रहा है कि ये अक्ष तो चौधरी चरण सिंह का है, ये अक्ष तो चौधरी अजीत सिंह का है। हाँ। हम क्यों नहीं इससे लाएंगे? हम लोगों से, मैं अभी कर्नाटक तक होके आया हूँ जी। मुसलमान चाह रहा है कि हमने बहुत मुखालफत कर ली, हाँ। सरकार की, हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा, अब हम सरकार की तरफ एक कदम रखना चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में हम यादव और मुसलमानों का एक बड़ा तबका आरएलडी में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। हाँ। आप 2-3 महीने में, हम 2-3 महीने में आपको फर्क आपको दिखेगा, आपको दिखेगा। मुसलमान और यादवों की बात करी। हाँ। ये वो समीकरण है उत्तर प्रदेश में जिसकी अक्सर चर्चा होती है, खासकर एमवाई समीकरण की। एमवाई समीकरण हमेशा माना जाता है कि वो जो है समाजवादी पार्टी को वोट करता है। मुसलमान अक्सर समाजवादी पार्टी से नहीं छिटकता, यादव हमेशा थोड़े बहुत इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर ये एमवाई समीकरण वाकई आरएलडी के साथ आ जाता है तो एक पूरी तरह से चीजें बदल जाएंगी, पूरी तरह से राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के? आप ये बताइए जी कि बीजेपी के हम बिल्कुल छोटे भाई हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। सही। बीजेपी ने ये इसरार किया है, जैन जी ने सबको बताया अपने वर्कर्स में, कि जो हारी हुई सीटें हैं बीजेपी की, हाँ, उन्होंने कहा आप हमें ये दे दिए। हाँ, उसमें बहुत सी सीटें हैं जिसमें यादव मुसलमान हैं। हम लोग, आप 2-3 महीने में दिखाई भी देगा हम लोग क्या कर रहे हैं। और आरएलडी ऐसे ग्रो कर रही है, आप स्पीड देखिए, कहीं ना कहीं कोई रोज ज्वाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग, आप कभी कागज उठा के देखिए, कभी अखबार उठा के देखिए, आरएलडी खबरों में है। हाँ। आरएलडी मैं मानता हूं एक जमाने में तो पहले तो चौधरी चरण सिंह का जलवा था, वो मिर्जापुर तक जाते थे, बनारस के आखिरी बॉर्डर पर। बिल्कुल। उसके बाद हालात बदले, मैं ये मानता हूं, और मस्जिद के बाद भी हालात बदले। लेकिन दोबारा से जब से ज्वाइन किया है तो लोग चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं, अजीत सिंह को याद करते हैं। जैन जी की पर्सनैलिटी, इनकी शाइस्ता, इतनी पढ़ी लिखी जुबान है, मैंने बहुत दिनों से इतना ऐसे यंग लीडर नहीं देखा है। अब मुझे लगता है, और जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग तो घूम रहे हैं, पहले राष्ट्रीय लोक दल को मथुरा में उसकी ट्रेन आकर रुक जाती थी। हाँ। जाट वहां तक आता था। अब हम लोग वहां से डिब्बे बदलेंगे, नई एक्सप्रेस ट्रेन लगाएंगे और वो इंशाल्लाह बनारस तक जाएगी। वो ये मुझे ऐसा लगता है ना। बिल्कुल। वो रुस्वाई के असबाब हैं मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब है मेरे अंदर। आपने जैन चौधरी का जिक्र किया, आपने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया। चौधरी चरण सिंह के साथ मुसलमान हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, और जैन चौधरी क्या वो सपोर्ट हासिल कर पाएंगे? एक ये। दूसरा, अगर मान लीजिए कि बीजेपी, बयानबाजी है बीजेपी की तरफ से और खासकर विपक्ष की तरफ से भी जो बयानबाजी होती है, उससे ऐसा लगा कि मुसलमानों को बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया राजनीति के, कि इधर से भी दुश्मन और इधर से भी दुश्मन। अब अगर मान लीजिए मुसलमान सीधे तौर पर बीजेपी को वोट नहीं करता, लेकिन कब तक विपक्ष में रहेगा? क्या जयंत चौधरी वो ऑप्शन हो सकते हैं कि सीधे तौर पर जो है जयंत चौधरी को मुसलमान वोट करे और सरकार का हिस्सा बने? मुझे लगता है कि वो इसमें, मैं कहीं भी जा रहा हूं ना तो मुसलमान मुझसे मिल रहे हैं जी, और वो मिल रहे हैं और वो ये समझ गए हैं कि अब इतने दिनों से सरकार से मुखालफत में कुछ हासिल नहीं होगा, तो उनकी भी समझ में आ गया है। वो फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। तो यानी कि मुसलमानों को अब तैरकर जो है वो सीधे जैन चौधरी की तरफ आ जाना चाहिए आरएलडी में, और उसकी हिफाजत हमारा काम है करना। भाई हमने कहा कि हम बीजेपी के छोटे भाई हैं, सरकार है बीजेपी की। बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, ये सीधे तौर पर सब जगह अभी देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में भी नहीं और दूसरी जगह नहीं। लेकिन अगर मुसलमान जैन चौधरी की तरफ आते हैं तो क्या उनको वो हिस्सेदारी मिलेगी? जैन चौधरी तो देना चाहते हैं। देखिए हमारा अलायंस है, हाँ, हमारा तरीका हो सकता कुछ फर्क हो, हाँ, दो भाई होते हैं सगे, उनके तौर तरीके फर्क होते हैं, बिल्कुल होता है। हम अलायंस में हैं, ठीक है, छोटे पार्टनर हैं, लेकिन हमारे बहुत से तौर तरीके अलग होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि उनको नागवार गुजरे। कौन बीजेपी नहीं चाहेगी अगर हमारे साथ एक बड़ा खित्ता मुसलमानों का आ जाए? क्यों नहीं चाहेगी? बिल्कुल। बीजेपी का तो झगड़ा समाजवादी पार्टी से खत्म हो जाएगा।
हम तो पूरी ताकत से उसमें पूरी जान लगा देंगे उसमें। बिल्कुल। और यादवों का एक बड़ा हिस्सा हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, अभी 2-4 महीने की बात है। बरेली के एक मौलाना हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर बड़े चर्चा में रहते हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। कह रहे हैं कि सपा मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल कल परसों से बयान बहुत तेज चल रहा है। जी, उन्होंने ये बयान दिया। तो क्या वाकई आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है और उनको जितनी शिराकतदारी देनी चाहिए वो नहीं दे रही है? अब आप बताओ, इस लिस्ट के बाद कुछ कहना बाकी है? हाँ, कहाँ है इसमें मुसलमान? ये तो 24 लोग हो गए ना, कहाँ इसमें एक मुसलमान दिखाइए तो सही। ये कार्यकारिणी बनती है उनकी, मुसलमान कहाँ कौन बड़ी चीजों पे होता है। घर वालों से फुर्सत नहीं मिलेगी, आप कहाँ मुसलमानों की बात कर रहे हो? उनके नक्शे में कहीं है नहीं। आप मुझे बताइए, ये पीडीए की बात हुई, उनके एमपी कितने हैं? 5 मेंबर पार्लियामेंट, 6वें रामगोपाल, एक जाति, एक गोत्र, एक बिरादरी, घर का पता सैफ है। हाँ। यार कहाँ है? क्या आप किसकी बात कर रहे हो? इसमें पिछड़ा, दलित, मुसलमान कहाँ गया? अब आपने बाद में उसे, मुझे अखिलेश की तालीम पर भी शक होता है। हाँ। इंटरमीडिएट के बाद कहाँ पढ़े, वो डिग्री दिखा नहीं पा रहे हैं अब तक। अगर उनमें ये सलीका होता तो ये पीडीए वीडियो बनाते नहीं। तो पीडीए तो वो घर के लोग 6 लोग, कहाँ इसमें और पिछड़ा? फिर कहा डी, कहाँ है दलित? मायावती के रहते कोई दलित आ जाएगा, वो चंद्रशेखर के रहते कोई दलित आ जाएगा। अल्पसंख्यकों का जो हाल है वो देख लो। तो ये वो अल्पसंख्यक के साथ साथ वो अगड़ा भी कहते हैं ए से। नहीं, ये इतनी मिली जुली बातें कह रहे हैं, एक को कहाँ तक इलास्टिक को खींचेंगे? पीडीए तो वो कह चुके हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये अब उन्होंने नए नए जुमले हार के सीख रहे हैं, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन का जवाब है कि हम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। मेरी जान, 34 साल बाद याद आई तुमको मुसलमान की? हाँ। वोट पूरा लेते रहे 34 साल। ये हार की सिग्नल्स हैं कि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब भैया हम बना देंगे। तो अब 34 साल में आपने क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी? ये तो सवाल पूछे कि पढ़े लिखे लोग हैं। डिग्री को लेकर हमेशा वो कहते हैं कि मतलब ये सब लोग जानते हैं, बड़े उसमें है कि वो 12th के बाद बाहर चले गए, बाहर से विदेश में वो पढ़ाई करके आए हैं। फिर आपको क्यों शक है उनकी डिग्री पर? सोशल मीडिया भी कह रहा है। मैं तो अपने सब लोगों को कह रहा हूँ कि घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई तो रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी फिर से एक बड़ा जनाधार बना सकती है? भाई, मैं अभी मीटिंगों में जा रहा हूँ। हाँ। हमने और केसी त्यागी जी ने 22 मार्च को ज्वाइन कराया, और हमको जो रेस्पॉन्सेस देखने को मिल रहे हैं और जो लोग रोज जुड़ रहे हैं, अब हम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है 29 मई को जी, सब लोग अलग अलग प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं। वो जो रेस्पॉन्स है, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो भीड़ आ रही है, जो रिस्पांस आ रहा है, जो कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर मुझे 50 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उसमें 10 मुसलमान कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ तो वजह है ना। कोई तो वजह है, कोई तो उन्हें एतमाद ऐसा दिखाई देता है ना। यादव का जिक्र आपने किया, आपने मुसलमानों का जिक्र किया। पिछले कुछ दिनों से महिला आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है। तो महिलाओं और युवाओं को लेकर आपकी क्या योजना है? क्या आरएलडी इनके लिए एक अलग रणनीति बना रही है? अब मैं एक बहुत स्पेसिफिक बात बताता हूँ जी। मैं जब बीजेपी में मिनिस्टर था, तो बीजेपी के, मैं और बाकी लोगों का नाम नहीं ले रहा, ये उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है। हाँ। कि उत्तर प्रदेश को 25-30 साल प्राइमरी के टीचर्स जो होते थे वो चीफ मिनिस्टर रहे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं जी। एक प्राइमरी का टीचर है, उसका विजन कितना होगा? तो हम लोग ये सब इतनी डिग्रियां लेके आए हैं, पढ़े लिखे हैं, बात करने का थोड़ा बहुत जो अल्लाह मियां ने दिया है वो जानते हैं, हर लहजे में बात कर लेते हैं। तो जो एक काबिलियत है, आपकी जगह यहाँ कोई दर्जा 6 का आदमी कर सकता है एंकरिंग, मेरी जगह बैठ के कोई दर्जा 5 का आदमी बात कर सकता है। पढ़ाई लिखाई की जरूरत थी ना। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश तो 25-30 साल प्राइमरी के जो टीचर्स थे उन्होंने चलाया। तो क्या हाल किया होगा, किस दृष्टि से चला होगा? बिल्कुल। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जिसके आधा दर्जन से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से कोई सही है। अब एक नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं। तो वहां तो लोग देखते हैं इस नजर से कि भाई
यहाँ का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की अलग पहचान है, वोट का स्ट्रेंथ क्या है। और फिर अभी मुसीबत से मुसीबत जो थी जी, बंगाल जीत लिया, हाँ, आसाम जीत लिया, क्या इससे फिजा नहीं बनेगी? क्या ये मुसलमानों को, अकलियत के लोगों को दिख नहीं रहा है? तो ये बात जरूर है। और मैं बड़ी ये बात कहता हूँ कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बिल्कुल। अभी आपने वेस्ट बंगाल का जिक्र किया, हमने देखा पिछले ये चुनाव में कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां थी, या मैं कहूँगा कि क्षेत्रीय पार्टियां थी या क्षेत्रीय दल थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं नजर आए। ममता बनर्जी अकेले अपनी लड़ाई लड़ती रह गईं, और जहाँ जहाँ जो छोटे दल थे वो पूरी तरीके से अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी एक छोटे सहयोगी हैं सीधे तौर पर बीजेपी के। क्या आपको लगता है कि वो जो गठबंधन की राजनीति है वो वाकई कारगर साबित होगी आपके लिए, और आप जितनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं और जो भागीदारी असल में आप चाहते हैं वो आरएलडी को बीजेपी से मिलेगी? सवाल सीटों का नहीं है, हाँ, सीटों का हमारा घर का मामला है, वो अंदर का किस्सा है, हाँ, वो बाहर करने का जिक्र नहीं है। लेकिन मुझे आप बताइए, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल निश्चिंत हो गए? हाँ, आप ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मथुरा तक गया, वहां तक आप मैक्सिमम ये समझ गए कि यहाँ हमको बहुत लड़ाई नहीं लड़नी है जी। आप अपनी लड़ाई बेशक मथुरा से आगे जाके शुरू कर सकते हैं। हाँ। अब आपको मैं हैरत की बात बताता जी। हूं। मैं एक हमारी गवर्नमेंट ने, जब मैं जिस सरकार में था, उन्होंने एक आरक्षण को काट दिया पिछड़े वर्गों के, 27% आरक्षण काट के 7% कर दिया। उसमें यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, लोधे हैं, कुर्मी हैं, जातियों के नाम 2800 जातियां हैं। बिल्कुल। उसमें पसमानदा मुसलमान भी हैं। शेख, सैयद, पठान को छोड़ के जितने मुसलमान हैं सब बैकवर्ड लिस्ट में आते हैं। बिल्कुल ठीक। सब ओबीसी, उनको 27% नौकरी में आरक्षण मिलता था। हमारी सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने 27 काटा और 7 कर दिया। मैं मिनिस्टर रहते हुए, ये इतिहास की तारीख में दर्ज हो चुका है, उसके पीछे में एक वाकया और बताता हूँ जी। 27 काट के 7 कर दिया जनाब। मैं उसके अगेंस्ट वजीर होते हुए उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी रिट एक्सेप्ट कर ली। ये तारीख में दर्ज है। बिल्कुल। और उसके पीछे एक वाकया भी बताऊंगा आपको जी। 17 महीने शायद केस चला। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। स्टेट में उनकी सरकार, सेंटर में उनकी सरकार, उनके बड़े बड़े वकील हमारे भी आते थे और बड़ा मजमा आता था। पूर्वी सुप्रीम कोर्ट दूसरा केस नहीं ले पाता था, यह हालत थी। 17 महीने मुकदमा चला। चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार था, डॉक्टर बारूचा साहब थे और रतन टाटा फैमिली के कोई मेंबर थे, उनके भाई थे शायद। वो केस बीजेपी हार गई। तो पिछड़े वर्ग और मुसलमान का हम लोग बिल्कुल हीरो बन गए और बीजेपी को उसका बहुत नुकसान हो गया, सरकार नहीं चली। मैं उसमें एक वाकया बताना चाहता हूं आपको। फिर मुझे लोगों ने कहा कि आप क्यों लड़ रहे हो, या आपने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया, अब आप 7-8 साल। फिर मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, मैं सेकंड पोजीशन पे रहा। मेरे खिलाफ मुलायम सिंह ने 32 मीटिंग करी, मायावती ने 24 मीटिंग करी, कांग्रेस ने 12 करी। मैं 18,000 वोट से जीता। दैट इज ए एग्जाम्पल इन उत्तर प्रदेश। तो उसमें मैं एक बात कहता हूँ, जब अकबर ने सब कुछ जीत लिया, सब कुछ था, तो आमेर के राजा थे मान सिंह जी, उनके फादर, और जो राजपूताना था तो सभी आ गया था, पूरा राजस्थान आ गया था उनके साथ। तो उन्होंने ये कहा अकबर ने कि यार मान सिंह तुम्हारा भाई है ना, वो चचा जात भाई है ना, महाराणा प्रताप, उसे समझाओ तुम गवर्नर हो कि नहीं हो, तुम्हारी सूरत क्या है। तो फिर वो बात हुई, डायलॉग हुआ, अकबर ने बुलाए गए महाराणा प्रताप। तो उन्होंने कहा ये भाई तुम्हारा गवर्नर है, इसको 5,000 की मनसबदारी। 5,000 की मनसबदारी का मतलब है 5,000 गांव का लगान आपको मिलेगा और जेड सिक्योरिटी मिलेगी, और उसमें जो इनकम होती है उसका 25% मिलेगा। यार ये तो राजाओं की तरह रह रहा है। तुम ये पहाड़ों पे मेरे से बचते हुए घूम रहे हो, भील तुमको बचाए हुए मीणा लोग कब तक बचाएंगे? बोले 8-10 साल तो तुमको हो गए, तुम क्यों नहीं गवर्नर बन जाते? और अकबर की जीडीपी उस वक्त 24% थी, हाईएस्ट इन वर्ल्ड में कहीं रैंक था अकबर का। बिल्कुल। एक हर्फ पढ़ा नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया, 12 साल के में जिंदगी शुरू कर दी। तो 6 जिले थे, संभल भी उनमें एक था। तो आपको बताऊं, अकबर ने जब ये कहा तो महाराणा प्रताप ने एक जवाब दिया, वो मैं आपकी टीवी पे कहना चाहता हूँ जी। महाराणा प्रताप ने कहा कि आप बादशाह हुजूर एक बात सुन लीजिए,
आप तो हिंदुस्तान के मालिक हैं, 7 लाख की आप पे आर्मी है, आप कभी भी मुझे मारना चाहो 3 दिन लगेंगे। लेकिन राजपूताने का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मानसिंह का उसमें नाम नहीं आएगा। अगर छोटा एक लाइन भी आएगी तो महाराणा प्रताप की आएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि अशोक यादव का आरक्षण का जब इतिहास लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप की तरह मेरा नाम लिखा जाएगा। चलो महाराणा प्रताप पे मत रखो, उसके तो चेतक घोड़े पे माला चल रही है, चेतक जितनी तो मालाएं चढ़ेंगी अशोक यादव। इतिहास में दर्ज हो चुका है, मुझे कोई सर्दी गर्मी। आप कितने बार एमएलए रहे, इतिहास में दर्ज नहीं होना। आपने क्या हिस्टोरिकल काम किया वो दर्ज होता है। मुलायम सिंह यादव हमेशा आपके खिलाफ रहे हैं, बहुत रैलियाज की, आपके खिलाफ चुनाव भी लड़ने आ गए, लेकिन उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अब आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्ते कैसे हैं? मैंने बताया, क्या भविष्य में साथ आने की कोई संभावना है? सवाल ही सियासत छोड़ देना मुनासिब नहीं। उन लोगों ने बहुत से एफर्ट्स किए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ नहीं। और फिर वो लोग सबको लेके साथ चल नहीं पाए। अब मैंने आपको लिस्ट दिखाई, इसमें कहाँ किसी की गुंजाइश है? हाँ। आपको 20-25 पोस्ट अपने घर के लिए चाहिए। आप क्या सोशल समाजवाद क्या बातें कर रहे हो यार? क्या इम्कान करेगा कोई आदमी? ठीक है। और वो एक और बात मुझे अच्छा, चलो ये भी आ गई कि चमन में इख्तलाफे रंग-ए-बू से बात बनती है। चमन में इख्तलाफे रंग-ए-बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बिल्कुल ठीक। अहम सवाल यहाँ पर, एक तो अभी 2027 चुनाव और फिर उसके बाद 2029 लोकसभा चुनाव, कैसी तैयारियां हैं और खासकर मुसलमानों को और यादवों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं जिक्र कर रहा था आपसे भरतना का। हाँ। भरतना सीट खाली हुई, मुलायम सिंह जी ने छोड़ी जी। और इटावा में उनका कोई एमएलए छोड़ के बीएसपी में चला गया, तो 2 बाई इलेक्शंस हुए इटावा में। हाँ। मायावती वॉज चीफ मिनिस्टर। तो मायावती के लोगों ने कहा कि साहब ये सीटें आप हार रही हैं, एक ही आदमी जिता सकता है जिसका नाम है अशोक यादव। तो उनके लोगों ने, बाबू सिंह कुशवाहा शायद उनकी तरफ थे तब, उन्होंने कहा, फिर सभी लोगों ने कहा क्या है उनका नाम लो। तो मैं सुबह निकलता था, भरतना मुलायम सिंह की सीट थी और वो साहब एक बहुत कमजोर सा कैंडिडेट, मैंने कहा इसको टिकट दे दीजिए। मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और 2007 का, जिसमें मैं 3rd प्लेस थी मेरी। मैं घर से चलता था, 150 गाड़ियां मेरे साथ जाती थी कानून के छोड़ के, और खाना जाता था सबका। कैंडिडेट मेरे साथ खाना खाता था। मुलायम सिंह ने शायद 57 मीटिंगें करी, मैंने 52 करी। वो कैंडिडेट को तो लोग भूल गए। उन्होंने कहा भाई आखिरी इज्जत का सवाल है, इसके बाद ये सीट रिजर्व होने वाली है, इतिहास में ये मत लिखवाना। मैं गया, मुझे बहुत मीटिंगें करनी पड़ी जी। एक तरफ उनका हेलीकॉप्टर उतरता था, एक तरफ हम लोग, वो किसी से लिया हुआ नहीं था, मेरे दोस्त का था। मुलायम सिंह 8000 वोट से हारे। मजबूरी में उन्होंने मेरे खिलाफ इटावा कोतवाली में जाके एफआईआर करी कि अगर अशोक यादव रहे चुनाव में आखिर तक तो चुनाव फिर, यानी उनको यहाँ तक मुलायम सिंह खुद गए इटावा कोतवाली में, खुद सुबह मेरे खिलाफ एफआईआर करी कि इनको यहाँ से हटाइए। तो आप सोचो इतना डर गए। अभी मैं ताज़ा किस्सा आपको बताता हूँ जी। इत्तेफाक से हम लोग, राघवेंद्र भाई वगैरह सब लोग हमारे साथ थे, ये मुजम्मिल भाई भी उसमें थे। तो सब्जी मंडी है हमारे यहाँ शिकोवाद जी, उसमें आग लग गई। एक्सीडेंट था, कोई ऐसे किसी ने साजिश नहीं करी। उसमें 99% मुसलमान थे, बहुत छोटे सब्जी बेचने वाले लोग। तो मुझे किसी ने बताया था, मैं चला गया। मैं उस वक्त शिकोवाद में था। तो वो सब बड़े, उन्होंने कहा साहब अब आप आ गए, कुछ होगा। तो मैंने कहा देखो, तुम्हारा एमएलए कौन है? सपा। एमपी कौन है? कि सपा। राज्यसभा का एमपी कौन है? उसने जिसने अडॉप्ट कर रखा है, सपा। चेयरमैन कौन है? सपा। मैंने कहा पहले इनसे मांग के देखो, इनको देना पड़ेगा, एक्सीडेंट में प्रोविजन होती। तो वो हमारे यहाँ का जो एमपी था, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, खैर वो भी सपा का, राम गोपाल का लड़का है, उसका नाम मेरे जहन से उतर जाता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम भारत सरकार तुम्हारे फूफा की लगी है, तुम उनसे बात करोगे? तुम्हारे पास निधि है। एक्सीडेंट में तो मेरी बिटिया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट रही है, उसने कोलंबिया से मास्टर्स किया, बड़ी ब्रिलियंट है। मैंने उससे पूछा लॉ क्या है, उसने निकाल के 10 मिनट में, सिडनी में थी वो, ऑस्ट्रेलिया में, भेज दिया कि एक एमपी इसकी जितनी निधि बची है एक्सीडेंट में दे सकता है।
तो वहाँ का एमपी दे सकता था 4 करोड़, रामगोपाल दे सकते थे 5 करोड़, चेयरमैन दे सकता था 20-20 हजार रुपए। मेरे जाने के बाद फिर वो घबराए, तब उन्होंने राहत मांगी। तो चलो मेरी वजह से यही हो गया, यही गरीबी, उनकी इमदाद हो गई। हालांकि पूरी तसल्ली बख्श तो नुकसान दिया नहीं जाता, लेकिन वो हुई इसलिए कि मैं चला गया, इसलिए इमदाद हो गई, इसमें कोई शक नहीं। आखिरी सवाल, 4 मुख्यमंत्रियों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगर मैं 10 में से किसी एक को नंबर देना चाहें तो आप, क्योंकि एक सीनियर नेता के तौर पर हैं, मंत्री के तौर पर आपने कार्यकाल संभाला, विधायक रहे, तो कैसे इन सारों के कार्यकाल देखते हैं और भविष्य में कैसे एक सीएम की आप उम्मीद कर रहे हैं? अगर मुलायम सिंह यादव को और मायावती को और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ को एज ए मुख्यमंत्री आप देखें, तो इनमें से सबसे बेहतर कार्यकाल आपको किसका लगता है? देखिए ऐसा है, कंपैरिजन तो लड़कों का भी नहीं कर पाते हैं आप। सही है। आपकी 4 औलादें होती हैं, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सही। लेकिन मुलायम सिंह ने मेरे ऊपर 2 हमले कराए, सब लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन मुलायम सिंह के दौर में, हाँ, मुलायम सिंह से ज्यादा पॉपुलर इस बर्रे सगीर में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था। वो लोगों की हमदर्दी रखता था। वो शख्स, वो बहुत बहुत जबरदस्त आदमी थे। उतर जाते थे। मुखालिफ होने के बाद भी आप ये बात, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मुलायम सिंह ने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी मुलायम सिंह बहुत बड़ा नेता था अपने दौर का। वो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात थी, और वहां उनके परिवार का कोई आदमी नहीं। आज के दौर में लोग योगी जी को इसलिए पसंद कर रहे हैं, हाँ, योगी जी के अपने पास तो ना कोई प्रॉपर्टी है, बाल बच्चे भी नहीं है जी। अब वो उनका जो मैक्सिमम वक्त है, लोगों को कभी कभी लगता है, हाँ, कि अब हमारे यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, हाँ, हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, हमारे यहाँ जमीनों के झगड़े कम हो रहे हैं, हाँ, और मैं ये मानता हूँ कि बड़ा सूबा जो होता है उसमें गुंडई भी बहुत करती। अब योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि अब गुंडागर्दी तो उत्तर प्रदेश में नहीं होती। आप खुलेआम कहीं जाओ, बहुत लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा सवाल है बड़े सूबे के लिए। बिल्कुल। इतने तो बड़े बड़े राष्ट्र होते हैं, अब 25-30 करोड़ पे पहुंच गया। तो अब के दौर में योगी जी बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, हाँ, कहीं झगड़ा झंझट नहीं, कहीं गुंडागर्दी नहीं। अब भाई देखो, 100 में 100 तो वोट किसी को मिलते नहीं, हाँ, आपके घर में नहीं मिलते, आपके एग्जाम में 70-72 पे आ गई ना फर्स्ट क्लास, हाँ, 100 में 100 कोई मैथमेटिक्स थोड़ी है चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल। तो अब के दौर में योगी जी हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो अखिलेश ने बयान दिया ना, ये फ्रस्ट्रेटिंग बयान है। जब आप हार रहे होते हो ना, तब कहते हो पहली दफा मेरी जान 34 साल में याद आया मुसलमान है कि हम तुम्हें डिप्टी चीफ नहीं। ये बयान उनकी कमजोरी दिखा रहा है, मेरा मानना। जयंत चौधरी को लेकर आपकी क्या राय है? कैसे नेता है? क्या वाकई मुसलमानों को और यादवों को, जाटों को, सबको उन पर यकीन करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये हेरिटेज चौधरी चरण सिंह का है। सही। चौधरी चरण सिंह किसान जातियों के नेता थे। जातियां आप बाद में गिनना। जो फार्मर था वो चौधरी चरण सिंह का वोटर था, जाति उसकी कोई हो। बिल्कुल। ये जातियों का किस्सा तो अभी आया। चौधरी चरण सिंह से तो पॉपुलर, मैंने आपको अपने यहाँ का शिकावत का एग्जाम्पल बना दिया जी। और मोस्ट ऑनेस्ट जिसको कहते हैं, मतलब ईमानदारी की सीमा की हद थी। ये तो बाद में जातियां बटी, वो बटी। अब मैं आपको जयंत चौधरी साहब का बताता हूँ जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाहर की तालीम बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाहर की तालीम में एक बात अक्सर होती है। मेरे बेटे भी जहाँ जवाहरलाल नेहरू पढ़े, वहाँ मेरी बेटे पढ़े हैं, सब मेरे बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मेरी बिटिया, सब जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पढ़े। जयंत जी की भी तालीम हुई। मैंने जयंत जी को ये देखा है स्पीच करते हुए, अभी मैं 2-3 बार उनके यहाँ गया, वो तफसील से अपनी बात करते हैं। अभी हम बालेनी है वहाँ एक बागपत में, वहाँ स्टेडियम का एक उद्घाटन किया, तो वो सारी, उन्होंने एक पॉलिटिकल बात नहीं करी, सारी यूथ को एड्रेस किया। वहाँ यूथ थे। एक हम जब मावलंकर हॉल में करा तो उन्होंने ये बात कही, कोई नहीं कहेगा। बोले भाई मेरा कार्यकाल एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी 3 साल का है, आप देख लो और अभी से सेलेक्ट कर लो किसको दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी होना। ये किसी को मैंने कहते नहीं देखा। बिल्कुल नहीं है। ये जयंत जो पार्टी के मुखिया होते हैं वो पार्टी के मुखिया हमेशा बना रहना चाहते हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने मुंह से 10 बार दोहराया, मेरा कार्यकाल 3 साल का है, 3 साल के बाद
राष्ट्रीय लोकदल का कौन अध्यक्ष रहेगा अभी से तय करना शुरू करो, उसमें मेरी तो 1 साल गुजर गई है। तो ये कौन कह देगा? किसी को आपने छोटी पार्टी वाले को देखा? अखिलेश अध्यक्ष भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, एक पोस्ट नहीं छोड़ना चाहते। अध्यक्ष आपको रहने की क्या जरूरत है? मैं आज आपको बताऊं, उनके घर में शिवपाल के लोगों ने लौट के समाजवादी पार्टी नहीं ज्वाइन करा। शिवपाल इज मोर कर्टियस, सबके मिलके काम करते हैं, जमीन पर उतर के काम करते हैं, ही इज मोर पॉपुलर। और नेताजी शिवपाल पे ज्यादा भरोसा करते थे, ये मैं आज आपको बताऊं। एक छोटा सा जवाब मैं इस पे चाहूंगा आपका। उर्दू में शायरी करते हैं आप, फारसी भी आपसे आती है, और ये प्यार कैसे जगा उर्दू के लिए और उर्दू को लेके? तो क्योंकि आजकल आप जानते हैं किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक्चुअली था क्या, हाँ, मेरी परवरिश जो हुई है, हाँ, वो गंगा जमुनी तहजीब में हुई है। हाँ, मेरी परवरिश लखनऊ में हुई। लखनऊ में मैं इंटरमीडिएट मैंने लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से किया, हाँ, फिर ग्रेजुएशन सेंट जॉन्स कॉलेज से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। तो मेरी तालीम उन लोगों में हुई, मैं उनमें पला बड़ा हूँ। मेरा शीन काफ जेर जबर सब अल्लाह मियाँ ने दुरुस्त करा है। तो मैं इमेजिनेशन की जो बात है और आगे की जो बात है, मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आ गई, हाँ, कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। मेरी एक एक लफ्ज़ में, जहन में, मेरे यहाँ बहुत, मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ बहुत उर्दू बहुत दिलचस्पी से पढ़। उर्दू किसी रिलीजन की जबान नहीं है, रीजन की जबान है। पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है। हाँ, मैं एक बात कह के आपको भी मुबारकबाद देते हुए, हाँ, आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, हाँ, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, हाँ, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। हाँ, उन्हीं के साए में फिरा दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं। बहुत कशाकश से, बहुत काबिश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं। हाँ, यही फिजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से वाह, हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। वाह। फारसी में भी एक शेर अगर आप सुनाना चाहें तो, बहुत जो दिल के करीब हो। इंतजारी बेकरारी बेसबर। हाँ, जब आदमी किसी शौक में मुब्तला होता है ना, तो उसकी कैफियत क्या बनती है? ये फारसी का शेर है, हाँ, कि उसके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाँ, इंतजारी बेकरारी बेसबर, आहे सर्दे सुर्ख दर्दे चश्म तर, कम खुरो कम गुफ्तगू ख्वाबे हराम। वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन ये पैगाम आपका जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो ज़रूर पहुंचेगा लोगों तक। और आरएलडी में नई पारी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मुंसिफ टीवी की तरफ से भी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है जिस बदलाव का आप जिक्र कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अशोक यादव हमारे साथ थे और आपने देखा कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ों को जो है शामिल किया। उर्दू का भी उन्होंने जिक्र किया, मुसलमानों की नई सियासत का भी उन्होंने जिक्र किया, यादवों का भी उन्होंने जिक्र किया, और नई बदलते हालात का उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव आने वाला है। 2027 के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और यकीनन मुंसिफ टीवी की भी उस पर नज़र रहेगी। फ़िलहाल ख़ास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।